हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। इस टॉपिक के अंतर्गत हम मौर्यन साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। मौर्यन साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें उस समय के कुछ प्रसिद्ध जो लेख थे, जैसे कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, उनकी पुस्तकों के द्वारा, और इसके अलावा जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के द्वारा ही हमें ये सारी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा सोर्स है वो है अशोकास के टाइम में जो एडिक्ट्स लिखी गई थी, एडिक्ट्स जिसने कि शिलालेख कहा जाता है, जो उनके द्वारा हमें ये सभी जानकारी मौर्यन साम्राज्य के बारे में मिलती है। तो चलिए अब हम जानते हैं उनकी शासन व्यवस्था के बारे में। मौर्यन साम्राज्य में जो राजा होता था वो राज्य का सबसे बड़ा हेड होता था, मींस कि वही हेड होता था, और उनको जो सलाह देने के लिए काम होती थी मंत्री परिषद, जिन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो पूरा साम्राज्य था वो कुछ इस प्रकार से बटा हुआ था। पूरा एम्पायर है, एम्पायर्स को डिवाइड किया प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में, एंड डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू विलेजेस। यानी कि विलेजेस जो होती थी वो सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी साम्राज्य की, और साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से रियासतों में, रियासतें जिलों में, और जिले जो हैं वो गांव में बटे हुए थे। इनकी देखरेख करने के लिए अध्यक्ष और युक्तास ये कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो कि पूरे के पूरे साम्राज्य की देखभाल किया करते थे। जैसे कि टैक्स को कलेक्ट करने का अधिकार जो था वो प्रादेशिका नाम के ऑफिसर का हुआ करता था। विलेज जो होते थे वो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, और इनके जो हेड हुआ करते थे उन्हें ग्रामिका या विलेज हेड के नाम से जानते थे, जिन्हें क्या कहते थे हम, ग्रामिका के नाम से जानते थे, जो कि विलेज के हेड हुआ करते थे। अब उस समय में जो शहरों की प्रशासन व्यवस्था थी वो कुछ थोड़ी अलग हुआ करती थी। उस समय में जो मगध की जो राजधानी थी, मौर्यन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट शहर भी थे, जैसे कि उज्जैन है, तक्षशिला है, कौशाम्बी है, ये सभी इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करते थे। इन सब की जो देखरेख की जाती थी वो जो उनके मुख्य नागरिका के द्वारा की जाती थी विद द सिटी काउंसिल ऑफ, जिसमें कि शहर की एक परिषद हुआ करती थी जिसमें 30 मेंबर हुआ करते थे, और इन 30 मेंबर्स के 6 बोर्ड हुआ करते थे, और हर बोर्ड में 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ये जो बोर्ड्स हैं इन सब के काम कुछ अलग अलग हुआ करते थे, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है। 6 बोर्ड है, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, बोर्ड 4, बोर्ड 5 एंड बोर्ड 6। बोर्ड 1 का काम क्या हुआ करता था, मजदूरी को तय करना और किसी भी तरह की गलत कार्य ना हो उस चीज़ पर ध्यान रखना। इसके अलावा बोर्ड 2 का काम होता था जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी मामले हैं, मुद्दे हैं, वो सभी सुलझाना या उन पर निगरानी रखना, वो सभी बोर्ड 2 का काम होता था। बोर्ड 3 का काम है जितने भी जन्म और मृत्यु ली है उनका पंजीकरण करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना कि कितने व्यक्तियों ने जन्म लिया और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, ये सभी जानकारी रखना बोर्ड 3 का काम था। नेक्स्ट वन है बोर्ड 4 जो कि आपके व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था। नेक्स्ट वन जो है वो है आपका जो उत्पादित सामान है उस पर निगरानी रखना कि सामान सही ढंग से, सही क्वालिटी से जो बन रहा है या नहीं, लोगों को नुकसान तो नहीं होता, ये सभी कार्य देखना इसी बोर्ड 5 का काम था। नेक्स्ट है जो है बोर्ड 6 जिसका काम था टैक्स कलेक्शन यानी कि कर की वसूली करना, जिसको कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके हेड होते थे प्रादेशिका, जो कि उनका मेन ऑफिसर हुआ करता था। सभी जो शहरों का जो प्रशासन व्यवस्था है वो पाटलिपुत्र की तरह ही देखी जाती थी, पाटलिपुत्र की तरह ही यहाँ पर सभी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता था। अशोक का जो पूरा एम्पायर है वो पूरी तरह से सुव्यवस्थित था, और सभी डिपार्टमेंट के अपने अपने काम होते थे और वो सभी अपने ही कार्यों में देखभाल किया करते थे। अब बात करते हैं उस समय के समाज की व्यवस्था की। समाज उस समय में चतुर्वर्ण सिस्टम यानी कि 4 जो वर्ण व्यवस्था थी उसी में बटा हुआ था। वो वर्ण व्यवस्था क्या थी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी में बटा हुआ था। लेकिन
जैसे जैसे जो रिगिडिटी थी, यानी कि जो जाति या वर्ण व्यवस्था पर जो दृढ़ता थी, वो किस हिसाब से थोड़ा सा, जो व्यक्ति थोड़ा धनी हुआ करता था उसके हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा हुआ करती थी। यानी कि जो व्यक्ति धनी है तो उसके ऊपर इस तरह की कास्ट सिस्टम की रिगिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। ये समाज का उस समय था सिस्टम। बात करें उस समय में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो महिलाओं की स्थिति जो थी, उनको काफ़ी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा भी प्रदान की जाती थी उस समय में। वो खाली केवल घर को ही नहीं संभालते थे, बल्कि वो और भी तरह तरह के पेशे कर सकते थे उस समय में। मैरिड विमन जो हुआ करती थी, उनके पास अपनी संपत्ति रखने का अधिकार होता था, जिसे कि स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। स्त्री धन जिसे आज के समय में दहेज प्रथा के तौर पर, दहेज के तौर पर मांग की जाती है, लेकिन पहले इसी को महिलाओं की अपनी संपत्ति माना जाता था और जिसे स्त्री धन को कहा जाता था, स्त्री धन का नाम दिया जाता था, जिस पर केवल उसी महिला का ही अधिकार होता था। और इसके अलावा उस समय में दास प्रथा जो सिस्टम था वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं था। एजुकेशन सिस्टम की बात करें मौर्यन एम्पायर में, तो वो काफ़ी फेयरली स्प्रेड था, यानी कि सब जगह काफ़ी भलीपूर्वक फैल रहा था। टीचिंग का काम जो था वो मेनली किसका हुआ करता था, ब्राह्मण्स का ही कार्य हुआ करता था। ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इसके अलावा कुछ बौद्ध धर्म जो विहार हुआ करते थे वो भी शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, जैसे कि नालंदा और तक्षशिला जो है वो उस समय में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी थे और एजुकेशन का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर भी हुआ करते थे। इवन इन सेंटर्स में, नालंदा और तक्षशिला में, विदेशों से लोग जो है वो पढ़ने आया करते थे, शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और इसके अलावा शिल्प कला में प्रशिक्षण भी उस समय में दिया जाता था गिल्ड्स के ज़रिए से। गिल्ड्स होता है एक एसोसिएशन, यानी इनसे संबंधित एसोसिएशन बनी हुई थी जिसके आधार पर उन्हें शिक्षित किया जाता था। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो उस मौर्यन साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर निर्भर थी, यानी कि उस समय का आर्थिक विकास पर ही पूरी तरह से निर्भर थी। सारा का सारा जो जिम्मा था शासन व्यवस्था का, जिसमें गाँव वालों की मदद की जाती थी, किस तरीके से उन्हें जंगल साफ करने में मदद की जाती थी ताकि वो नई जगह पर जाकर बस सके और अपनी खेती का कार्य कर सके। इसके अलावा उनको लोगों को खेती करने के लिए भी और जानवरों के लिए, जानवरों का रख रखाव करने में भी उन्हें मदद दी जाती थी। डैम्स और रिजर्वायर भी उस समय में बनाए जाते थे ताकि फील्ड्स में सही तरीके से काम चल सके खेतों में। इसके अलावा उद्योग धंधे भी वहाँ पर काफ़ी डेवलप थे और ये जो उद्योग था वो सभी प्रमोट किया जाता था गिल्ड्स के ज़रिए से। गिल्ड्स, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एसोसिएशन होता है, एक संघ होता है, जिसको उस समय में गिल्ड्स का नाम दिया जाता था। मौर्यन एम्पायर में विदेशी व्यापार जो था वो काफ़ी विकसित था, जो कि समुद्री मार्ग और जो लैंड रूट है उनके ज़रिए से काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन जो के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसे रिकॉर्ड किया जाता था और उनमें ये भी देखा जाता था कि वो सभी पढ़े लिखे हैं या नहीं, यानी कि अगर नहीं है तो उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी जो ये प्रशासन व्यवस्था संबंधित विभाग की हुआ करती थी। अब बात करें रेवेन्यू और इनकम। राज्य की जो इनकम है वो कहाँ से आती थी? इनकम जो एम्पायर की थी वो पूरी तरीके से टैक्सेस पर ही डिपेंड थी। ये टैक्सेस दोनों वे में था, कैश में भी और जो सामान या किसी सामान के बदले में जिसमें भी वो व्यक्ति व्यापार करता हो, उन दोनों ही रूपों में जो था वो टैक्स दिया जाता था। और टैक्स के जो कलेक्शन का जो सिस्टम था वो काफ़ी उस समय में काफ़ी स्ट्रिक्ट था। उस समय में आर्किटेक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ। स्तूप उस समय की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता था आर्किटेक्चर के तौर पर, यानी कि आर्किटेक्चर में, यानी कि इमारतें बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो उस समय में ज़्यादातर स्तूप ही बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय में बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। स्तूप, इसमें सबसे ज़्यादा स्तूप जो सांची में बना हुआ है, जिसे कि ग्रेट स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्तूप है इन सभी में से। इस जो सम्राट अशोक थे उन्होंने
उन्होंने तकरीबन 80,000 से भी ज़्यादा स्तूपों का निर्माण कराया और इन स्तूपों में वो ज़्यादातर स्टोन पिलर्स का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें कि बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी करके बनाया जाता था और इनके ऊपर जो थी एनिमल्स की फिगर भी रिसेंबल की जाती थी। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस जो पिलर है वो है हमारा सारनाथ पे, जिसे हम सारनाथ एम्ब्लेम के नाम सारनाथ पिलर के नाम से जानते हैं। और इसी सारनाथ पिलर को का जो ऊपर का जो प्रतीक है जिस पर जो 4 लायन है वो रिप्रेजेंट है, वो हमारे नेशनल एम्ब्लेम के तौर पर भारत की सरकार ने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, जिसमें जो 4 लायंस है वो एक दूसरे के बैक की ओर बैठे हुए हैं और चार जो लायंस है वो चारों डायरेक्शंस में इस तरह से टॉप की ओपन है, जो कि चारों दिशाओं की ओर रिसेंबल करते हैं। और उन प्रत्येक लायन के नीचे जो है एक चक्र भी रिसेंबल है, जो कि उनकी कीर्ति को दर्शाता है। और ये जो चक्र है ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी प्रदर्शित, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी एक पार्ट है। बात करें अब सेना की, तो मौर्यन एम्पायर सेना जिसके बलबूते पर उन्होंने इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो विकसित किया, तो आर्मी उस समय की मौर्यन साम्राज्य की आर्मी जो थी वो काफ़ी ह्यूज थी, जो कि एक सेनापति के निर्देशन पर काम करती थी। और ये जो सेनापति था ये डायरेक्टली राजा के अंडर ही वर्क किया करता था। सोल्जर्स जो थे वो पूरी तरीके से शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे हमेशा। आर्मी उन्हें 6 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा था। कैवलरी जिसे कि घुड़सेना कहा जाता है, इन्फेंट्री जो कि पैदल सेना होती है, इसके अलावा चैरियट्स रथ पर सवार सेना, एलिफेंट्स और ट्रांसपोर्ट और नेवी। उस समय की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर थी कि आर्मी जो थी वो नेवी के फॉर्म में भी थी, जो कि समुद्री रास्तों की प्रोटेक्शन किया करती थी। तो इस तरीके से मौर्यन साम्राज्य ने इतने बड़े साम्राज्य को इसी आर्मी के बल पर अपना इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो स्थापित किया था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य और इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद भी मौर्यन साम्राज्य का पतन हो गया। ये पतन क्यों हुआ उसका, यानी मौर्य साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ? जब अशोक की मृत्यु हुई 232 बीसी के दौरान में, तो सेंट्रल कमांड करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो था पाटलिपुत्र से, यानी कि पूरी तरीके से चलाने के लिए सक्षम कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ। जो बाद के राजा थे, लेटर रूलर्स जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे और इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि उनके लिए मुश्किल हो गया कि वो किस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को मैनेज करें। और इसके अलावा उनके लिए एक और डिफ़िकल्टी हुई कि फ्लड के कारण जो रोड का नेटवर्क था वो भी टूट गया था, जिसके कारण उनके लिए इतने बड़े साम्राज्य को रोड्स के टूट जाने के कारण उनको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब स्टेट जो था वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक होता जा रहा था। प्रोविंसेस जो थे वो अब छोटे छोटे पार्टों में बंटने लगे। जो पावरफुल लोग थे वो उन प्रोविंसेस पर अपना अधिकार जमा कर वो अलग होने लगे। इस प्रकार से जो ये इतना बड़ा साम्राज्य था वो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, छोटे छोटे राज्यों में बंटना शुरू हो गया। और इसके पश्चात जब साम्राज्य इस तरह से गिरने ही लगा था, तो देन उस समय में जो लास्ट मौर्यन रूलर थे, जो कि उन्हें किसके द्वारा, जो उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, उनके द्वारा मार दिए गए। और पुष्यमित्र शुंग ने फिर शुंग वंश की स्थापना करी और इस प्रकार मौर्यन साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। Thank you for watching my YouTube channel V28. Stay happy and keep learning.